Hello, dear aspirants. Welcome to the online platform of Akar IAS. I am Vivek Parmar, and today we will discuss another important topic of ancient history, that is Sangam age. See, in history, we actually have to study all the events in the proper chronological manner. So, this is the history of the South India. Till now, we have discussed the most important dynasties related to the northern India. But simultaneously, when these dynasties ruled over the northern India, some of the prominent dynasties ruled on southern India and exactly deep Deccan, if we say, that is Kerala, Tamil Nadu, and little bit southern of Andhra Pradesh. तो यहाँ पर भी कुछ डायनेस्टीज थी चेर छोल पंड्या नाम की, उनके टाइम पीरियड को हम संगम एज कहते हैं और व्हाई वी कॉल इट संगम एज ये तो हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे। पर पहले मैं आपको थोड़ा सा मैपिंग से बता दूं ये कहाँ है और कौन से पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो सी दिस इज द मेनली पीरियड फ्रॉम द मौर्यन पीरियड टू द गुप्ता पीरियड। गुप्ता के बिल्कुल मिडिल ऑफ द गुप्ता तक ये चलेंगे। तो एक तो इनका पीरियड बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि संगम एज का आखिर पीरियड कहाँ रहा है। तो थोड़ी सी पहले मैं चीजें बता दूं आपको, फिर हम आगे जाते हैं। देखो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं इनके टाइम पीरियड से कि संगम एज जो है इनका टाइम पीरियड क्या है, संगम एज। फिर हम देखेंगे संगम एज क्या है और इसमें क्या डिस्कस करना है। तो दो टाइम पीरियड ज्यादा पॉपुलर चलते हैं, ईदर दे बिलोंग टू द 300 BC टू 500 AD और दे बिलोंग टू 200 BC टू 300 AD। ये दोनों की दोनों चीजें आपको मिलेंगी। या तो ये 300 BC से 500 AD 800 साल का टाइम पीरियड रहा है और या फिर 200 BC से 300 AD 500 साल का इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, एमपीपीएससी या जितने भी आप राइटर्स की बुक पढ़ेंगे वो यहां ज्यादा फोकस करते हैं 200 BC टू 300 AD। ये वो 500 साल का दौर है जिसमें ये हुआ करते थे। बट सिंस दे वर मेंशन्ड इन द अशोकास इंस्क्रिप्शन लाइक चेरा, अभी हम पढ़ेंगे चेर केरल में जो थे, केरल पत्रास जिनको कहा है, वो अशोक के इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब अशोक तो 200 BC से पहले हुआ था, है ना। अशोक की अगर हम बात करें तो 269 में तो वो असेंड हो गया था थ्रोन पे, सिंहासन, उसका कोरोनेशन हो गया था। 273 में ही उसने सिंहासन की बागडोर संभाल ली थी। तो कहीं ना कहीं 300 BC में ये लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं बात करूं तो उसके समय जो मैगस्थनीज आया था, एक एम्बेसडर ग्रीक, उसने पंड्यास के बारे में मेंशन किया है, तो वो तो 4th सेंचुरी BC में था। तो फिर ये बात भी बिल्कुल सही लगती है और पहले चले जाए। तो देयर इज ए कंट्रोवर्सी अमंग द हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द time period of the Sangam age, but exactly if we can say, if we want to conclude that mainly in which time period their existence was there, तो थोड़ी देर के लिए हम political history के लिए मान लेते हैं 200 BC से 300 BT, but largely they, or we have traces also which mainly mark their time period beyond the 200 BC and beyond the 300 AD। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं मेंस वगैरह में तो आप ये लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछा जाए तो आप इसको टेक आउट कर सकते हैं, बट बहुत इलैबोरेटिव आंसर्स लिखे तो लिख सकते हैं कि इनका एग्जिस्टेंस 200 BC के पहले भी था और 300 के बाद भी था। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तमिलनाडु और केरल वाले पोर्शन में थे, थोड़ा बहुत सदर आंध्र प्रदेश, ये वहां पर राज कर रहे थे। तो क्या होता है, सबसे पहले हम संगम से शुरू करते हैं, फिर हम जाएंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में। देखिए संगम एज है क्या, पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इस 300 BC से 500 AD में ऊपर नॉर्थ इंडिया में कौन राज करेगा, मौर्यंस है वहां पर। आफ्टर मौर्यंस हमने फिर 7 डायनेस्टीज पढ़ी, शुंगा, कण्वा, सातवाहन, और फॉरेन में देखे तो इंडो ग्रीक, पार्थियंस, इंडोसीथियंस जिनको शक कहते हैं, और कुषाण। तो जब ये सब राज नॉर्थ इंडिया में चल रहा था उस समय डीप डेक्कन में 3 अलग अलग डायनेस्टीज राज कर रही थी, चेर, चोल, पंड्या। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ने से पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, फ्रॉम द लिटरेरी सेक्शन। याद रखिएगा संगम एज से हिंदुस्तान की कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो वनडे हो, आपका एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, और खास करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो आपकी एमपीपीएससी और यूपीएससी होती है ना, और एमपीपीएससी में स्पेशली प्रीलिम्स में सीधे किताबों के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लेंगे इसके राइटर कौन है या इसकी थीम क्या है। और मेंस में आता है यहां से संगम पॉलिटी, संगम लिटरेचर और संगम सोसाइटी के ऊपर। तो ये बार बार एक संगम वर्ड आ रहा है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे पहले इनके लिटरेचर के बारे में और फिर हम जाएंगे इनके पॉलिटिकल सेक्शन के बारे में। तो सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संगम। संगम, अच्छा एक बात बस ध्यान रखिएगा, जब भी हम पढ़ें तो पहले एक इमेज बना लीजिएगा कि जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हम केरल और तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश इन जगह की डायनेस्टी को डिस्कस कर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड कब रहा होगा, मौर्यन एम्पायर से लेके गुप्ता एम्पायर तक नॉर्थ इंडिया में जब थे, तब साउथ इंडिया में ये लोग राज कर रहे थे। ठीक,
अब हम संगम से समझते हैं। तो संगम इज एक्चुअली अ वर्ड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दैट इज संघ। संस्कृत का एक शब्द है संघ, उसी का जो है मॉडिफाइड वर्ड है संगम। तो आप शुरुआत भी ऐसे कर सकते हैं, संगम इज एक्चुअली अ तमिल वर्ड। संगम जो है ये तमिल वर्ड है और संघ जो है ये संस्कृत वर्ड है। तो एक्चुअली इट इज अ फॉर्म, और संगम इज अ तमिल वर्ड विच इज मेनली फ्रेम्ड फ्रॉम द संघा विच इज अ संस्कृत वर्ड। और संघ का मतलब होता है एसोसिएशन, असेंबली ऑफ द पीपल, ग्रुप ऑफ द पीपल, लोगों का एक समूह को संघ कहते हैं। तो क्या यहां पर संगम में कोई संघ था? बिल्कुल, ये पोएट्स का संघ था। तो तमिल वर्ड है संगम इन विच लिटरली मीन्स द एकेडमी और ग्रुप ऑफ पोएट्स और बार्ड्स, BARDS, बार्ड्स मतलब भी होता है जो पोएट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के लोगों को उस समय की जो भी कंडीशन है, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या भगवान से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं जो उस समय की मेनली सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनको पोएम्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह घूम कर लोगों को बताते हैं। तो संगम अगर 3 नंबर में पहले सिर्फ संगम आ जाए 3 नंबर में, तो क्या लिख सकते हैं? इट्स अ तमिल वर्ड which is formed from the Sanskrit word sangha and it literally means the academy of poets and bards। तो बहुत सारे जो तमिल, और लिख सकते हैं तमिल पोएट्स, तमिल के जो कवि हैं, पोएट्स हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? संगम। तो बार बार हम इसको संगम बोल रहे हैं, तो इट लिटरली मीन्स द ग्रुप ऑफ तमिल पोएट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री। ये तमिल पोएट्स की हिस्ट्री को संगम इन्होंने कहा है। ठीक, संगम का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोग आकर मिलते हैं। संगम जैसे नदियों का संगम होता है जहां वेरियस रिवर्स जॉइंस टुगेदर, तो ठीक उसी तरह यहां बहुत सारे पोएट्स ज्वाइन किए थे। एकेडमी होगी, 3 ऐसी अलग अलग संगम होगी, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम। तो टोटल कितनी संगम हुई है प्रीलिम्स में आ जाए तो? देयर आर 3 संगम्स। मैं एक एक संगम पढ़ा रहा हूं, ये 3-3 नंबर में एक एक संगम आ सकती है। मान लीजिए सेकंड संगम 3 नंबर में पूछ लिया, थर्ड संगम पूछ लिया, ठीक है, तो 3 नंबर में ये भी आ सकती है। ध्यान से सुनिएगा, इनमें बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया की सिविल सर्विस में सीधे पूछे जाते हैं। MPPSC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनके राइटर के नाम और उनकी थीम। ठीक, और मेंस में बताऊंगा कैसे प्रश्न आएंगे। तो संगम का मीनिंग हमने समझ लिया। अब एग्जाम में कितनी संगम ऐसी मीटिंग्स हुई है? 3 मीटिंग्स ऐसी हुई है। संगम एज को पढ़ते समय आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, देयर इज अ काइंड ऑफ मिथोलॉजी विच इज इन्वॉल्व्ड इन दीज संगम्स, है ना। मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा उनको, लेकिन एग्जाम में किस तरह से लिखना है ये भी हम देखेंगे। तो 3 संगम हुई है ना। पहली संगम में तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवता भी आए थे उस समय। 4400 साल तक वो मीटिंग चली थी, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने तो 300 BC बोला और 4400 साल पीछे जा रहा है। तो देखिए, जो इनके लिटरेचर से जानकारी मिली है, तो जो इनके लिटरेचर में लिखा वो मैं आपको बता रहा हूं। अब चाहे तो लिख सकते हैं पहली संगम 4500 साल के आसपास चली, दूसरी संगम 3700 साल तक चली, मतलब ये मीटिंग इतने साल तक चली, और तीसरी संगम जो थी वो आपकी कम से कम 1850 साल तक चली। चाहो तो लिख सकते हो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। पर जब हम संगम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम उन्हीं डायनेस्टी को पढ़ेंगे जो 300 BC या 200 BC से 300 AD या 500 AD तक मिलेंगी। ठीक, तो संगम पॉलिटी में वही पढ़ेंगे जो हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। लेकिन यहां पर जब संगम के बारे में हम 3 कविताओं के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे, मीटिंग्स के बारे में, तो हम लिख सकते हैं कि इनका मिथोलॉजिकल कनेक्शन भी है। ठीक है, तो चलिए हमने संगम का मीनिंग जाना। कौन से यहाँ पर पोएट्स थे? तमिल पोएट्स। ये भी याद रखिएगा, संगम कौन से पोएट है? इसमें कन्नड़ पोएट नहीं है, मलयाली पोएट नहीं है, इसमें तमिल पोएट्स हैं। और तीनों की तीनों असेंबलीज या मीटिंग्स कहां हुई है? तमिलनाडु के शहर में। 2 तो मदुरै में हुई है, एक कबाटापुरम में हुई है उसके पास में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इन संगम में क्या हुआ। सबसे पहले फर्स्ट संगम बोलते हैं। तो फर्स्ट संगम मतलब सबसे पहली मीटिंग जो हुई है। अब एक बात तो क्लियर है, यहाँ बहुत सारे तमिल पोएट्स थे, है ना। और कितने तमिल पोएट रहे होंगे जिनने यहाँ मीटिंग में हिस्सा लिया? 449, 4449, 449 इतने पोएट्स ने अटेंड किया था इस मीटिंग को। So the most important thing from your exam point of view is who was the chairman of this council। कोई भी काउंसिल होती है, चाहे वो जैन काउंसिल हो, बुद्धिस्ट काउंसिल हो, तमिल पोएट का काउंसिल हो, आपको उसका चेयरमैन पढ़ना पड़ेगा। तो कौन चेयरमैन है इसके? द चेयरमैन वाज सेज अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य। जो सप्त ऋषि होते हैं महत्वपूर्ण देवताओं के समय के, उसमें से सेज अगस्त्य इसके चेयरमैन थे। अब बताइए आप, ये ले जाएगा इनको? नहीं ले जाएगा। 5000 साल 4000 साल पहले, वो तो उस समय थे। तो सेज अगस्त्य वाज द चेयरमैन। एग्जाम में आए तो यही लिखना है, मैंने इसीलिए पहले कह दिया इन तीनों संगम का मिथोलॉजिकल कनेक्शन है। ठीक है, तो सेज अगस्त्य वाज द चेयरमैन। दूसरा है कि इसमें जो अब ये सब पोएट मिलेंगे तो कोई ना कोई किताब तो लिखी जाएगी।
तो कौन सी किताब इस संगम में लिखी गई? देयर इज नो एनी सर्वाइवल वर्क ऑफ दिस संगम एज। कोई भी वर्क ऐसा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका कोई वर्क सर्वाइव कर गया हो। तो हम यही लिखेंगे वर्क में, इंपॉर्टेंट में, नो सर्वाइव्ड वर्क, कोई भी सर्वाइव नहीं है। तो देख लीजिए कहां हुई है? थेन मदुरै में। थेन का मतलब साउथ होता है, तो साउथ मदुरै। तो प्लीज लोकेशन, चेयरमैन और इंपॉर्टेंट वर्क, ये ध्यान रखें। तो ये साउथ मदुरै में हुई है, मतलब तमिलनाडु में हुई है। इसमें टोटल इसके जो चेयरमैन है वो अगस्त, पहले ही मैंने बता दिया कितने पंडित। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, सारी की सारी संगम एज को पैटर्नाइज किसने किया है? पंड्या रूलर्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी रूलर्स हैं जिन्होंने पैटर्नाइज, जैसे मीटिंग होती है तो संरक्षण दिया जाता है, पैटर्नाइज जगह दी जाएगी, पॉपुलर बनाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया जाएगा, ये सब कौन देगा? सारे के सारे पंडियन रूलर। तो दो बेसिक क्वेश्चन पहले सीख लीजिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी संगम एज को पैटर्नाइज करने वाले पंडियन रूलर हैं। सारी संगम एज तमिलनाडु में हुई है और सब में तमिल पोएट्स ने हिस्सा लिया है। ये तीन चीज याद रखना। तो हर एक को हमें ऐसे देखना है। सेज अगस्त्य इनके चेयरमैन है। थेन मदुरै, मदुरै में हुई है। ये कितने पंडियन किंग्स ने, हो सकता है प्रीलिम्स तो पूछ ले, फैक्चुअल बहुत पूछता है एमपीपीएससी। तो 89 पंडियन किंग्स एक्चुअली पैटर्नाइज दिस, ठीक है। और 4449 पोएट्स अटेंडेड दिस एंड दिस मेनली लास्टेड फॉर 44400 ईयर्स। इतने साल तक लगभग ये चली थी। एक भी इंपॉर्टेंट वर्क इसका सर्वाइव नहीं है। दूसरा हम आते हैं सेकंड संगम, फिर उसी तरह से देखते हैं। इसके भी चेयरमैन पहले सेज अगस्ती थे, फाउंडिंग चेयरमैन, पर बाद में उनकी जगह कौन आ गए? तोलकप्पियार। तो याद रखिएगा, पहले फाउंडिंग चेयरमैन इसके अगस्त्य हैं और फाइनली मेन इसके चेयरमैन कौन रहे? तोलकप्पियार। तो ये ध्यान रखिएगा, सेज अगस्त्य पहले थे फाउंडिंग और तोलकप्पियार बाद में बने। ये फाउंडिंग चेयरमैन थे इसके। फाउंडिंग कहां हुआ? ये भी तमिलनाडु में हुआ, लेकिन ये मदुरै नहीं, कबाटापुरम में हुआ। तो ये कहां हुआ है? कबाटापुरम ऑफ तमिलनाडु। It was also patronized by Pandyan kings. How many Pandyan kings? 59 Pandyan kings. Try to remember the amount or the number of these rulers and the poets. Why? Because these can be asked in examination. Straightforward examination में आ जाता है। ठीक है, लगभग कितने पोएट्स ने अटेंड किया इसको? 3700 पोएट्स ने। और ये कितने साल चली? इतने ही साल चली, 3700 ईयर्स तक ये चली। इसका इकलौता वर्क हमारे पास है और मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की कोई एग्जाम होगी जिसने इसको छोड़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, तोलकप्पियम। द सर्वाइव्ड वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर संगम वाज तोलकप्पियम। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, आपकी एग्जाम में जब भी कोई किताब आती है, और देखो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, और डेक्कन इंडिया की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो नाम तो आपको वहां की भाषा में मिलेंगे। तो ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू रीड मेनी टाइम्स दीज नेम्स, और ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिएगा। तोलकप्पियम, इट इज अ बुक विच वाज रिटन बाय द तोलकप्पियार। जो इसके चेयरमैन थे लेटर, उन्होंने किताब लिखा है तोलकप्पियम, एंड इट इज द अर्लीस्ट तमिल ग्रामर बुक इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में अगर तमिल में सबसे पुरानी कोई ग्रामर बुक है तो वो कौन सी है? तोलकप्पियम। अब एग्जाम में एक बार सीधे ये पूछ लिया था, और ये सिविल सर्विस का पेपर था, यूपीएससी की किसी एग्जाम ने लिया था। देखो हमें क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना है, लेकिन सिविल सर्विस के पेपर्स को भी एनालाइज करते जाना है। एमपीपीएससी तो करना ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सिंस ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, बाकी एग्जाम तो हिंदी बेल्ट के पीएससी के पेपर उठा लिए। जैसे यूपीएससी की एग्जाम होती है असिस्टेंट कमांडेंट वाला, सीएपीएफ, उसने एक बार सीधे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न सुनिए, तोलकप्पियम इज रिलेटेड टू। तोलकप्पियम किससे संबंधित है? अब क्या इसमें किसी राजा की स्टोरी है? क्या इसमें क्या है? और वहां ऑप्शन में था तमिल ग्रामर, सीधे टिक कर देना था। और ऐसा नहीं सिर्फ तमिल ग्रामर है, इसमें उस समय की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी लिखा हुआ है, पर मेनली इसकी थीम है तमिल ग्रामर। तो ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर बुक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो तोलकप्पियम जो बुक है ये तमिल ग्रामर बुक है, तमिल ग्रामर बुक, और ओल्डेस्ट बुक है। और ये लिखा किसने है? तोलकप्पियार ने, हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस संगम। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड संगम। थर्ड संगम की बात करें, ये मदुरै में हुआ था, तमिलनाडु में। इसके जो चेयरमैन थे वो नक्किरार थे। नाम याद रखेगा, नक्किरार। इसके पहले वाले के तोलकप्पियार, इसके नक्किरार, और पहली वाली के सेज अगस्त्य। ये कितने साल चली? ये 1850, 1850 साल के आसपास लगभग चली है ना। थोड़ा सा ये ईयर वाला मिथोलॉजिकल कनेक्शन है, आप याद रख लेगा, प्लीज ट्राई टू डाइजेस्ट इट, है ना। और देखिए, जब हम मिथोलॉजी की बात करते हैं तो थिंग्स जो है वो बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन भी जाती हैं, बट कोशिश ये करें कि हमारे आंसर में हम उन्हीं चीजों को लिखें जो थोड़ा सा ठीक लगे। एकदम से इतना मिथोलॉजी को कभी इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज हिस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट साइंटिफिक होते हैं,
है ना, जो साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे होते हैं। तो हमने ये देखा कि मदुरै में हुई, ये भी नक्केरार चेयरमैन देखे। इट वाज आल्सो पैटर्नाइज्ड बाय द 49 पंडियन किंग्स। इट लास्टेड फॉर 1850 इयर्स एंड इट वाज मेनली अटेंडेड बाय 449 पोएट्स। अब इसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो कई सारे हैं, मे बी कि अब जो नेम्स आएंगे थोड़े आपको अजीब लगे, बार बार सुनिएगा। एतुत तोगई, पत्तू पत्तू, पति नेन किलकनक्कू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3, और भी बहुत सारे हम देखेंगे। संगम एज से जो शुरू हुए थे और पोस्ट संगम एज तक जो गए हैं लिखते लिखते, बहुत सारे हम देखेंगे, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इसके एतुत तोगई, नाम याद रखिएगा, पत्तू पत्तू, और तीसरा है पति नेन किलकनक्कू। और भी बताऊंगा मैं, जीवगा चिंतामणि, ठीक है, इसके अलावा पेरू देवनार, है ना, और थिरुकुरल, नाम तो बहुत मिलेंगे। और मेरी बात प्लीज याद रखिएगा, संगम एज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 8 किताबें। एक तोल कप्पियार, पढ़ना 3 चीजें हैं, 3 नंबर में भी आ सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। और पूरा लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ संगम एज 11 मार्क्स में किसी दिन सीधे मिल जाएगा आपकी मेंस में, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ संगम एज। तो आपको फोकस करना है ध्यान से इन लिटरेचर की थीम पे और इनके राइटर पे। First Sangam age, we don't have any work related to the first Sangam. Second Sangam age, only one, that is Tolkappiyam, which is written by Tolkappiyar and is totally related to the Tamil grammar book. Now, third Sangam, various works are survived. Among them, the prominent are Etut Togai, Pattu Pattu और पति नेन किलकनक्कू। इनके बारे में भी डिटेल से भी जानेंगे। एतुत तोगई का मतलब होता है 8 एंथोलॉजीज, 8 बुक्स हैं जो मेनली उस समय की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से डील करती है, कहानियां जिनको हम कहते हैं। बहुत सारे लेजेंड्स है इसमें, ठीक है, कई वर्सेस के फॉर्म में भी हैं। तो इसका लिटरल मीनिंग है एतुत तोगई 8 एंथोलॉजीज, 8 कहानियां, 8 किताबें अलग अलग लिखी गई हैं इसमें। पत्तू पत्तू का मतलब होता है 10 एडिल्स हैं इसमें, है ना। एडिल्स भी आप समझते हैं जो पोएट्री फॉर्म में होती है, कविताएं। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, पूरे संगम एज की अगर मैं बात करूं तो पूरे संगम एज की थीम सिर्फ 2 है, या तो अहम और या फिर पुरम। ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा। द मेन थीम ऑफ होल संगम एज या द होल लिटरेचर ऑफ संगम एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, अहम एंड पुरम। What does these 2 term mean? Puram means which contains the information related to socio-economic wars, heroism, ठीक है, पॉलिटी उस समय की जो थी, ठीक है, एनी अदर एटसेट्रा। मतलब उस समय का जितना भी कल्चर था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था, उस समय का वॉर, बैटल, ये सारी चीजों पे पुरम रिलेटेड होता है। लेकिन अहम का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ सेंसुअल प्लेजर्स पे रिलेटेड होता है, सेंसुअल एंड प्लेजर्स पे, जिसमें लव, लिरिक्स, सेक्सुअल इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी होती है। तो ये थोड़ा से इसमें इरोटिज्म होता है अहम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेंसुअल प्लेजर और रिलेशंस के बारे में होता है। पुरम जो होता है ये मेनली सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वॉर, बैटल, हीरोइज्म, कल्चर, इन पे लाइट डालता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एतुत तोगई मतलब 8 एंथोलॉजीज। आज ही मेरे मुंह से कम 10-10 बार ये नाम सुन लोगे तो याद हो जाएगा। पत्तू पत्तू मतलब 10 एडिल्स है, ठीक है। पति नेन किलकनक्कू ये 18 माइनर वर्क है, ये 18 बुक्स है पति नेन किलकनक्कू। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये जो 8 एंथोलॉजी है एतुत तोगई की और 10 एडिल है पत्तू पत्तू, तो 10 और 8 ये भी कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ दे तो 18। इन 18 किताबों का नाम क्या है, पति नेन मेलाकनक्कू। यहां क्या लिखा, पति नेन, ये एक वर्ड बीच में बता रहा हूं, किला। इस किला की जगह लगा दीजिएगा मेला। इस किला की जगह अगर आप लगा दीजिएगा मेला तो समझ लीजिएगा वो इन दोनों की कंबाइंड बात कर रहा है। तो 3 चीज हम क्लियर करते हैं। एतुत तोगई मतलब 8 एंथोलॉजी, पत्तू पत्तू मतलब 10 इडिल, दोनों को मिला दो 18, उसको बोल दिया मेला कनक्कू या फिर पति नेन मेला कनक्कू, जो आपको बोलना हो। तो इन दोनों को मिलाया मतलब मेला कनक्कू, है ना। यू कैन रिमाइंड इन सच मैनर। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो मेला कनक्कू, आप यू कैन से पति नेन मेला कनक्कू, ठीक। एक है पति नेन किला कनक्कू, तो किला कनक्कू जो है वो 18 अलग किताबें हैं, ठीक है, उनको माइनर वर्क्स कहते हैं। ये दोनों मिला के जो 18 है ये मेजर वर्क्स कहते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से सुनना चाहे तो मैं एक चीज बताता हूं, ये दोनों मेजर वर्क्स हैं, इनको नरेटिव आर्ट्स कहते हैं। नरेटिव मतलब है जो भी उस समय जैसी सिचुएशन इन्होंने देखी, जो भी इन्होंने सोशियो कंडीशन देखा, इकोनॉमिक कंडीशन देखा, पॉलिटिकल कंडीशन देखा, उसको नरेट कर दिया, इन किताबों में लिख दिया, कविताओं के फॉर्म में, पोएम्स के फॉर्म में, एडिल्स के फॉर्म में। लेकिन वो जो किला कनक्कू है माइनर वर्क,
है ना, वो मेनली डाइडेक्टिव है। डाइडेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए डाइडेक्टिव का एक बेसिक मीनिंग होता है मोरालिटी पे जो फोकस करते हैं। तो ये डाइडेक्टिव है और ये नरेटिव है। तो नरेटिव का मतलब है इनमें तो उस समय के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उन पे फोकस किया है, यहां मोरल और मोरालिटी और एथिक्स पे फोकस किया है कीलकनक्कू में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संगम लिटरेचर, देखिए मैंने जो कहा वही 11 नंबर का पहले टॉपिक कवर करते हैं। इसमें अलग अलग संगम, अलग अलग किताबें 3 नंबर में आ सकती है। एंड इन प्रीलिम्स डायरेक्टली क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू द कंपाइलर और द थीम। ठीक, द फर्स्ट वन इज संगम लिटरेचर। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, अहम एंड पुरम। Aham mainly consists of literature which dealt with the sensual pleasure seeking life and the relations, while Puram deals with mainly socio-economic condition, the cultural aspect, the political aspect and all other battles, wars and heroism. तो सारी जिंदगी पे जो लाइट डालती है वो कौन है, पुरम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा अहम और पुरम के बारे में प्लीज। अहम और पुरम यहाँ लिखा हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया सब सेम चीज लिखी हुई है। फिर हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट में कि अगर हम देखें तो फर्स्ट संगम का कोई वर्क नहीं है, सेकंड का एक है और थर्ड के हमारे पास काफी सारे सर्वाइवल वर्क हैं। एक एक करके देखते हैं हम मेजर वर्क। तो पहली में तो कुछ है नहीं, सेकंड में आते हैं तोलकप्पियम, वही तीनों संगम के मेजर वर्क लिख ले हैं, जो भी समझाया उन्हीं को एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप साउथ का हिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो उसके पहले आपने कहीं 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होता है, और 9, 10 में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो, और अगर आर्ट्स के होंगे तो 11, 12 में पढ़ा होगा। तो वहां से कनेक्शन छूटना फिर कनेक्शन बनाना, तो बार बार इस टॉपिक को सुनिएगा, जितना मेहनत करोगे संगम में बहुत इजी टॉपिक है, मजा भी आएगा पढ़ने में, कई सारी इसमें ऐसी चीजें होंगी जो आज का बेस बनेगी। इन्हीं संगम एज में मदुरई की सड़कें, आप सोचिए, मैं एक कनेक्टिविटी बता रहा हूँ, मदुरई की सड़कें सुबह 4 बजे झाड़ू लग के साफ हो जाती थी डेली। जो आज हम स्वच्छता अभियान के अंदर दिखेगा, आप सुबह सुबह 5 से 7 के बीच में अगर आप किसी भी शहर के हो तो आपके यहाँ झाड़ू लग के साफ सफाई होती होगी, वो मदुरई के शहर में इससे इतने साल पहले हो जाती थी, है ना। तो दे सेट एन एग्जांपल एंड दे मेनली दे बिकेम द बेस ऑफ द मॉडर्न स्वच्छता अभियान। और भी कई सारी चीजें होंगी, बताऊंगा समय समय। ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट का तो कोई सर्वाइव नहीं है, सेकंड का एक ही है, तोलकप्पियम। अब हमने देख लिया तोलकप्पियम में कंपाइल्ड बाय तोलकप्पियार, related to the Tamil grammar book, also throw light on the socio-economic conditions of the prevailing time period. Or some of the historians or some of the people related to the time period consist this book as the 5th Veda. देखिए 4 वेद तो हमें पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब 5वें वेद बहुत सारी किताबों को लोग कहेंगे, जिन जिन को कहेंगे मैं बता दूंगा। इसको भी कुछ लोग मानते हैं, because it consists of the information which can be considered as the eternal information or sustainable information or ultimate truth. तो इसको भी कुछ लोग 5th वेदा कह देते हैं, तोलकप्पियम को। ठीक है, और भी आएंगे ऐसे बहुत सारे लोग, कई किताबों को बोलेंगे। कुछ लोग जो शेवाइट थे वो तिरुमराइज जो आगे देखेंगे उसको उन्होंने 5th वेदा बोला है, आगे बताऊंगा मैं, पर इसको भी कहा है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से संगम का सर्वाइव्ड वर्क है, सेकंड का, है ना। अब आते हैं पूरा थर्ड, बस एक ही सेकंड का है, फर्स्ट का तो कुछ है ही नहीं, अब बाकी जितने हैं सब थर्ड के हैं। तो थर्ड संगम एज में अगर हम आते हैं तो पहले तो जो मैंने समझाया वो पूरी चीज लिखी हुई, क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट तो है उसमें एतुत्व हो गई, जो 8 कहानियां, 8 एंथोलॉजीज हैं। फिर पत्तु पत्तु जो 10 इडिल्स हैं, दोनों को मिला दिया तो पतिनेन मेला कनक्कू है, जो 18 मेजर वर्क हैं, जो नैरेटिव फॉर्म में है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटी पे नजर डालते हैं। तो एक है पतिनेन किला कनक्कू, जो 18 माइनर वर्क हैं, वो डाइडेक्टिव है। डाइडेक्टिव मतलब मोरालिटी और एथिक्स पे फोकस करते हैं, है ना। देख लीजिए, एतुत्तेन पत्तु पत्तु आर कॉल्ड मेला कनक्कू, इसको पतिनेन मेला कनक्कू भी बोलते हैं, जो मेजर वर्क है। और ये सारे के सारे जो मेजर वर्क हैं ये कैसे हैं, ये नैरेटिव हैं, विच मेनली थ्रोज लाइट ऑन कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। फिर मेला कनक्कू जो माइनर वर्क है वो कैसे है, डाइडेक्टिव, मतलब ये मोरालिटी और एथिक्स पे वो होता है, फोकस करते हैं। जैसे हमारे पंचतंत्र की कहानियां होती है, आपको एक कहानियां बता दी, फिर उससे क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क अमंग देम इज थिरुक्कुरल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इसी की, थिरुक्कुरल। इसको शॉर्ट में कुरल भी कहते हैं, कुरल या मुप्पल, है ना, कुरल या मुप्पल भी कहते हैं इसको। तो ये थिरुक्कल जो है ये थिरुवल्लुवर ने लिखा है, किताब के नाम तो याद रखना पड़ेगा। थिरुक्कुरल जो किताब है, या उसको शॉर्ट में कुरल या मुप्पल कहते हैं, दैट वाज कंपाइल्ड बाय थिरुवल्लुवर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड दिस इज ऑल्सो दिस वाज ऑथर्ड बाय द थिरुवल्लुवर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये वो सारी चीजें जो पुरम में आती है, एपेक्स, लव, पॉलिटी, गवर्नेंस, सब पे लाइट डालती है। तो ये किताबों के नाम आप थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट एपिक्स। योर क्वेश्चंस आर मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन,
एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू हिस्टोरिक बुक्स। आप चाहेंगे तो मैं एक कहानी सुना दूंगा इससे रिलेटेड, है ना, एक दो, पर मुझे लगता है कि दिस इज कंसिडर्ड द बेस्ट बुक ऑफ द संगम एरा, सिलप्पादिकरम एंड द मैनीमेगलई। कोई भी हिंदुस्तान की एग्जाम में सबसे पहले अगर संगम से पूछेंगे तो तोलकप्पियम और ये दो किताबें, ये थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट what do you mean by epic, because I have written here that important epics। तो epic का मतलब क्या होता है? Epic means the important book which covers the events of a particular person from birth to death। एपिक मतलब पूरा सार जन्म से मृत्यु तक सारी इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में अरेंज करके लिख दिया होगा, है ना। जैसे रामायण एक एपिक है जो लॉर्ड राम जी की लाइफ के बर्थ से लेके उनके बिल्कुल साल्वेशन तक की सारी लाइफ को शो करता है। तो ये होता है एक एपिक। अच्छा, अब हम क्या सोचेंगे कि ये किसी एक स्टोरी पे लिखा होगा, बट साइमल्टेनियसली इट थ्रोज लाइट ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे मैं कहानी सुनाऊंगा फिर मैं बताऊंगा हाउ इट थ्रोज लाइट ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। बट हमें किताब की थीम पहले देखना होगा। तो 5 इंपॉर्टेंट एपिक है, आपको पांचों में बता दूंगा, बट दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला जो एपिक इस समय में लिखा गया, और ये कंप्लीट तो संगम एज के बाद तक चलता रहा, बट हाँ, दिस इज रिलेटेड विद द संगम एज, इट थ्रो लाइट ऑन द संगम पॉलिटी, सो वी हैव टू डिस्कस हियर अमंग द संगम लिटरेचर। तो सिलप्पादिकरम, द इंपॉर्टेंट बुक सिलप्पादिकरम, सबसे पहले इसका कंपाइलर याद होना चाहिए। तो द कंपाइलर वाज इलांगो एडिगल। हु वाज द कंपाइलर? इलांगो एडिगल। ये राजा बनने वाला था, लेकिन इसको राजपाट ठीक नहीं लगा, एक एसेटिक, एक संत बन गया, और फाइनली इसने किताब लिख दिया। पढ़ेंगे इसको भी आगे। तो इलांगो एडिगल एक्चुअली कंपाइल्ड द सिलप्पादिकरम। अच्छा, सिलप्पादिकरम का एक मीनिंग होता है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, द टेल ऑफ एन एंकलेट। तो यू कैन से टेल ऑफ एन एंकलेट। अब सिंपल एक चीज याद रखिएगा, टेल ऑफ एन एंकलेट। एंकलेट का मतलब सबको पता है, पायल की कहानी, एक नुपुर की कहानी, एक पायल जो नुपुर पहनी जाती पैरों में। 2 मिनट में सुना देता हूं क्या है। देखिए, एक बहुत बेसिक सी चीज है, व्हाई वी कॉल इट सिलप्पादिकरम। मीनिंग समझ में आएगा, द टेल ऑफ एन एंकलेट। और पहले मैं एक चीज बता दूं, पूरी वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही प्यारा बुक है, होमर साहब ने लिखा है, ग्रीक के ये राइटर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। होमर, उनका एक किताब है इलियड। इलियड एक किताब है उनका, है ना। अगर आपने कभी कहीं पढ़ा हो ग्रीक के बारे में, या इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था ट्रॉय, एक ग्रीक का शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक्किलीस और हेक्टर के बीच में हुआ था। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस बुक में समझाया गया है, इलियड में, और ये लिखा होमर ने है। तो इस किताब को लोग उससे कंपेयर करते हैं, उस किताब को क्या, दुनिया के बड़े बड़े राइटर्स कोई बहुत अच्छी बुक लिखते हैं वॉर पे या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे, कोई भी एपिक, तो वो सब तुलना करते हैं कि ये हमारा इलियड है। जैसे वो ग्रीक का इलियड है, ये तमिलनाडु में लिखा गया, तो ये इलियड ऑफ तमिल कहते हैं। ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपसे पूछ ले, विच बुक इज नोन एज इलियड ऑफ तमिल, तो आप कह सकते हो सिलप्पादिकरम को इलियड ऑफ तमिल कहते हैं। कहीं ना कहीं ये देखिए मीनिंग लिखा, द टेल ऑफ एंकलेट, ये लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इलियड ऑफ तमिल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका प्रश्न आ सकता है राइटर से, आपका प्रश्न इसके मीनिंग से, या फिर इसको इलियड ऑफ तमिल कहते हैं। मैंने बता दिया इलियड क्या है, ग्रीक का एक नॉवेल है, होमर का बेस्ट, लोग उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या है देखो, टेल ऑफ एंकलेट क्यों कहा है, बहुत शॉर्ट में खत्म करता हूं। इसके चीफ कैरेक्टर्स जो है वो कोवलन नाम का एक इंसान है, उनकी पत्नी कन्नगी, जिनकी आज तमिलनाडु में हर जगह लगभग पूजा की जाती है। और स्पेशली अगर मैं मदुरै में कहूं तो आपको कन्नगी देवी की बिल्कुल हर घर में मूर्तियां मिलेंगी। तो कन्नगी देवी जो है वो एक्चुअली कोवलन की वाइफ है, बहुत कहते हैं ना पतिव्रता जिसको कहते हैं, कि बहुत ज्यादा लॉयल थी, और वो बहुत एक भक्ति में रहती थी, बहुत मतलब उनका लेवल जो था एक देवी का लेवल माना था। तो कोवलन की वाइफ थी कन्नगी। कोवलन एक बाहर टूरिंग जॉब पे बिजनेसमैन की तरह जाता है, बट वो धीरे धीरे गलत कामों में उलझ जाता है। तो वो प्रोस्टिट्यूशन में भी चला जाता है, नशे में भी चला जाता है। तो कोवलन बस बाहर जाता है यहाँ से पैसे लेके, और फिर थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। फिर धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है, इकोनॉमिक हालत भी खराब होने लगती है, इकोनॉमिक क्रंच आने लगता है ना। बार बार को जो कन्नगी थी उसकी वाइफ, वो बड़े ही अच्छे रिच मर्चेंट क्लास फैमिली से थी, तो वो उससे भी पैसे लेकर जाता बाहर और अपने ऐशो अय्याश में खत्म कर देता। फिर धीरे धीरे उसको जब शर्म आने लगी मांगने में, इतना पैसा वो वेस्ट करने लगा, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा उलझ चुका था नशे में और उनमें। और उस दौरान वहां एक प्रोस्टिट्यूट थी, उससे उसकी मुलाकात हो गई थी, माधवी। तो 3 कैरेक्टर हैं चीफ, याद रखिएगा, कोवलन, हिज वाइफ कन्नगी, और एक वो जो जहां पर वो जाता था वो थी माधवी। ठीक है, एक प्रोस्टिट्यूट। ये तीनों मेन कैरेक्टर हैं इसके, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती। तो जब उसको पैसे की जरूरत लगने लगी तो उसने क्या किया, कन्नगी की पायल चुरा ली, अपनी ही पत्नी की पायल चुराकर उसको सुनार को बेचने के लिए चला गया।
तो इसीलिए इसको पायल की कहानी बोलते हैं, थीम उठाते हैं, है ना, याद रखिएगा। शायद स्टोरी सुन ले तो जिंदगी भर ना भूले, 2 मिनट लगेगा, लेकिन नाम राइटर सब याद आ जाएगा। तो जब वो पायल बेचने जाता है सुनार को, अब कोइंसिडेंस देखिए, उसके ठीक 1 या 2 दिन पहले ही वहां का जो राजा था, पंडियन एक राजा था, निंदुजेलियन, है ना, निंदुजेलियन, उस राजा की पत्नी की भी पायल चोरी हो गई थी। एंड दैट वाज सिमिलर टू द एंकलेट ऑफ द कन्नगी। कन्नगी की एंकलेट और उस राजा की वाइफ की एंकलेट दोनों की एक जैसी थी। तो उसने बोला था किसी भी सुनार को अगर कोई बेचने आता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। इन्फॉर्म किया गया। सच कहे तो ये पायल किसकी थी? कन्नगी देवी की। लेकिन उसको लगा कि ये मेरी पत्नी की पायल है। कोवलन को दरबार में पेश किया, मौत की सजा सुनाई गई। कन्नगी वहां पर गई, बहुत भीख मांगी कि मेरे पति को छोड़ दो, नहीं माना राजा, मौत की सजा दे दी गई, मार दिया गया कोवलन को। तो कन्नगी ने एक कर्स दिया, एक श्राप दिया, खत्म हो जाएगा ये पूरा तुम्हारा एम्पायर। और ऐसा कहते हैं कि एक दिन कर्टेन में आग लगी और पूरा महल जल के राख हो गया, पूरा मदुरै शहर जल के राख हो गया। तो लोग कहते हैं कन्नगी देवी के श्राप से ये सब हुआ। और अब उनको शांत अगर करना है तो वहीं से एक कल्चर शुरू हुआ, पट्टिनिकल अभी मैं पढ़ाऊंगा, एक राजा ने शुरू किया, उनकी देवी की उनकी पूजा की जाने लगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी एक एंकलेट के आसपास कहानी घूमती है, इसीलिए इसको टेल ऑफ एंकलेट, दैट इज इन तमिल सिलप्पादिकरम। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं, यू हैव अ लॉट टू राइट अबाउट इट, दैट द चीफ कैरेक्टर इज कोवलन, हिज वाइफ कन्नगी एंड द माधवी। तो मेनली इट थ्रो लाइट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द कोवलन। कैसे? ही वाज अ मर्चेंट, दैट मींस ट्रेडिंग क्लास पीपल वर देयर। कैसे? ए टेल पायल, दैट मींस दे द women mainly were fond of wearing the jewelry like anklet। वो सुनार की बात की, दैट मींस गोल्ड स्मिथ वहां होते थे, सिल्वर स्मिथ वहां होते थे। तो ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हैं एक स्टोरी को, लेकिन जितने कैरेक्टर्स इर्द गिर्द घूमते हैं उससे हमें वहां के ट्रेड के बारे में समझ में आता है, इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट के बारे में समझ में आता है, सेक्शंस के वजह से। मैंने बोला राजा था, मोनार्की वाज देयर। ठीक है, तो ये समझ में आती हैं चीजें। और भी बहुत, ये तो मैंने एक शॉर्ट में समझाई, तो बहुत बड़ी बुक है, एक एपिक है ना, ग्रेटेस्ट एपिक कहा जाता है साउथ इंडिया का। अब दूसरा किताब है मैनी मैकले। मैंने कहा ना, इंडिया की कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये नहीं पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये भी पूछ लिया गया था। तो मैनी मैकले का राइटर कौन है, ये पूछा गया था। तो मैनी मैकले की बात अगर हम करें, ये क्या है याद कीजिए, फिर उसका सीक्वल है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो इट इज द सीक्वल टू द सिलप्पादिकरम। उसमें जो मेन हमारे राइटर, मेन हमारे जो वो था कोवलन, जो मेन रोल थे, लीडिंग कैरेक्टर, उसमें कोवलन का माधवी के साथ भी रिलेशन था, मैंने बताया था। तो कोवलन और माधवी से एक बेटी ने जन्म लिया था, और वो थी कौन? मैनी मैकले। बस उन्हीं मैनी मैकले की जो एडवेंचरस लाइफ है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ। तो याद समझ में आ गया, कोवलन और कन्नगी हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन कोवलन का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था माधवी से, वहां से जो बेटी का जन्म हुआ वो मैनी मैकले है। Therefore this book is called मैनी मैकले, and it was a sequel to this particular book in which the adventurous life of मैनी मैकले is mainly described। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट वाज कंपाइल्ड बाय सितलई सत्यनार। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, this is related to the Buddhism also। Why? Because various tenets and principles of Buddhism are also explained in this book। तो एक बार एग्जाम में, किसी एग्जाम ने ये पूछ लिया था, इनमें से कौन सी संगम लिटरेचर की एपिक बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, बोल दीजिएगा। ठीक है, मैनी मैकले। अब आपका क्लियर है, आप बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सीक्वल है, सितलई सत्यनारायण ने लिखा है, और डॉटर जो कोवलन और माधवी से हुई थी ना, कंफ्यूज नहीं होना, माधवी जो वो जिनसे अफेयर था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला कुरलियम उप्पल, जो थिरुक्कुरल जिनको कहते हैं, थिरुवल्लुवर ने लिखा है। अब आपकी एग्जाम में क्या आता है, इन एग्जामिनेशन इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड दैट व्हिच बुक इज नोन एज द बाइबल ऑफ द तमिललैंड। तमिललैंड की बाइबल किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एमपीपीएस। 3 नंबर में आए तो भी यू हैव सफिशिएंट टू राइट। नेक्स्ट है जीवगा जिंदामणि। इसको ऐसे भी बोलते हैं लोग, एस की जगह जे लगा देते हैं, जीवगा जिंदामणि। तो शिवगा चिंतामणि या जीवगा जिंदामणि, दोनों तरह से पूछ सकते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। ये थिरुत्तकर देवा ने लिखा है। किसने लिखा है? दिस इज रिटन बाय थिरुत्तकर देवा, एंड इट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जैनिज्म। दैट मींस वी कैन से इट वाज टिंज्ड टुवर्ड्स द जैनिज्म। सो अनदर इंपॉर्टेंट बुक, राइटर का नाम प्लीज याद रखिएगा। एक और किताब है भारतम, जो पेरू देवनार ने लिखा है। So these 5 are important works during the Sangam age and in the post Sangam age, which were mainly related to this particular period। अब हम आते हैं पॉलिटी पे, संगम की पॉलिटी पे। देखिए संगम पॉलिटी में मैंने बोला ना, चेर चोल पंड्या हुए हैं। इन मिडिवल ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द इंपीरियल चोला एंड द पंड्या। वहां भी पढ़ेंगे हम चोला और पंड्या के बारे में, और वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां हम एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से। और देखिए एक बात और,
जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास है और जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है एमपीपीएससी और सिविल सर्विस के लिए, उतना या उससे ज्यादा तो हम यहाँ कवर कर लेंगे। पर आपको लगेगा जब आप इंपीरियल चोल मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे अर्ली मिडिवल में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बाद, तो वहां बहुत डिटेल में उनको पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर भी स्टार्ट किया जिसको हम द्रविड़ आर्किटेक्चर कहते हैं, चोल लोगों ने। तो यहां पर कितना हमारे लिए जरूरी है उतना हम देखते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर संगम पीरियड, ये तो हमने पढ़ा सिर्फ लिटरेचर अभी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द संगम पीरियड, देन वी विल मूव ऑन टू द, अभी तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन विल मूव ऑन टू द पॉलिटिकल कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड एंड इंपॉर्टेंट अदर थिंग्स, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ 3 डायनेस्टी हुई है, चेर, चोल और पंड्या। अब एक चीज देखिए इस मैप में, देखिए दिस इज द डीप डेक्कन, है ना, इसके ऊपर फिर यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कर्नाटक, फिर मिल जाएगा महाराष्ट्र। तो यहां पर सबसे पहले दिस इज द रीजन ऑफ द चेरास, दिस इज द रीजन ऑफ द चेरास, ये चेर का रीजन है। सो दिस इज द कोस्ट ऑफ द मालाबार। तो इसीलिए इनको चेर को केरल पुत्रा भी कहा गया है, बिकॉज मेनली देयर रीजन वाज इन केरला। तो ये कौन है? चेरास। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है केरल पुत्रा करके किसको कहा गया? चेर को। कभी कभी पूछा जाता है केरल के मालाबार कोस्ट पे कौन कहां राज कर रहे थे संगम एज में? चेर। फिर हम आते हैं बिल्कुल इन्हीं के ठीक साउथ ईस्ट रीजन में, दिस इज द तमिलनाडु रीजन एंड हियर मेनली द पंड्या रूल्स, पंड्यास। तो याद रखिएगा पंड्या के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पंड्या जो लोग हैं ये तमिलनाडु में थे एंड दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेनली पैटर्नाइज्ड द ऑल 3 संगम जो असेंबलीज थी उनको इन्होंने पैटर्नाइज किया। इनके ठीक ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो दिस इज चोला, ये है चोला, ठीक है। और ये तमिलनाडु का ही रीजन है, तंजावुर, उरायूर वाला। और फिर थोड़ा ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो आपको कौन सी जगह मिल जाएंगी? यहाँ पर हल्का सा आंध्र प्रदेश मिलेगा, सदर्न आंध्र प्रदेश। सो पहले तो मैपिंग से समझ लीजिए, हियर ऑन द मालाबार कोस्ट दैट वाज रूल्ड बाय द चेरा हु वर आल्सो नोन एज केरल पुत्रा इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। Then in Tamil Nadu and especially their main seat was Madurai. It was ruled by the Pandya, and above the Pandya, the northern Tamil Nadu and the southern Andhra Pradesh were mainly dominated by the Cholas. Clear? So सबसे पहले हमें किसको, ये 3 डायनेस्टीज हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि who actually prevailed first। पंड्या और इनके बारे में तो महाभारत में भी जिक्र कहते हैं, इन्होंने महाभारत के युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ फैक्टर मैंने पहले ही कह दिया है कि ये मिथोलॉजी से कनेक्शन मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विच अमंग दीज 3 आर अर्लीस्ट, कौन पहले है, तो अभी तक जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से चेरास वर द फर्स्ट, बट इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। मतलब नो वन कैन से हु वाज द फर्स्ट अमंग दीज 3 विद द प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। बट एमपीपीएससी अगर आपसे पूछता है तो यू कैन राइट इट चेरास वर द फर्स्ट अमंग दीज 3 बिकॉज दीज वर मेंशन्ड फर्स्ट इन द अशोका इंस्क्रिप्शन। अब एक एक करके हम देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। पहले चेरा, देखो चेरा केरल पुत्रा है, ये याद रखना है। इनका कैपिटल कौन सा है? वंजी, ये याद रखना है। इनका सिंबल कौन सा है? जो नेशनल सिंबल होता है वो बो, धनुष जो है खाली वाला, वो याद रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है कि वंजी वाज द कैपिटल। ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द चेरास 5 नंबर में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे हम। लेकिन प्रीलिम्स में ये पूछे जाते हैं वंजी, बो इनका एम्ब्लेम है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कभी 3 एम्ब्लेम दे दिए, तीनों के सामने चेर चोल पंड्या मिलाओ सही जोड़ी, है ना, ऐसे भी आते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे बिकॉज दे ट्रेडेड वेल। देखिए सब ये डीप डेक्कन के हैं, सब कोस्टल एरिया, एक मालाबार में है, एक कोरोमंडल कोस्ट पे। कोस्टल एरिया है, मतलब ट्रेड तो बहुत प्यारा चलेगा रोमन से और साउथ ईस्ट एशियन नेशन से। तो पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, मुजरिस एंड टोंडई आर 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन मालाबार कोस्ट थ्रू विच दे ट्रेडेड विद द रोमन एम्पायर। मेनली रोमन एम्पायर से बहुत बढ़िया ट्रेड चलता था इनका। ये उस समय में थे जब रोमन एम्पायर में ऑगस्टस ट्रोजन जैसे ग्रेट राजा हुए हैं, ठीक है। और ऑगस्टस का तो टेम्पल भी बनाया था यहाँ पर। इनसे इतना ट्रेड चलता था कि वो लोग यहाँ आते थे रोमन, और ये अपना गुड्स वहां भेजते थे। अर्लीस्ट नोन रूलर, इट कैन बी आस्क्ड। देखिए वी एक्चुअली डोंट हैव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाउंडर ऑफ चेरा। तो कुछ राजा है जो 3 नंबर में आ सकते हैं, जैसे उदयन चेरलादन। उदयन चेरलादन जिसको उडियांगिरल भी कहते हैं। तो उदयन चेरलादन वाज द अर्लीस्ट नोन रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी। इसके बारे में एक पॉइंट सीखिएगा, अकॉर्डिंग टू द मिथोलॉजी he actually fed the sumptuously both the armies who was the contending at the कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जो कौरव पांडव लड़ रहे थे, कहते हैं उनके खाने की व्यवस्था इसने की थी, इसीलिए उसको एक टाइटल दिया उदयन। उदयन का मतलब होता है द बिग फीडर, जो बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को खाना खिलाया उसको उदयन कहते हैं। तो उदयन चेरलादन हमें समझ में आ गया, उडियांगरल इसी को कहते हैं, एंड ही वाज द रूलर रिलेटेड टू द चेरास। देन प्रेजेंट डे अगर हम बोले तो वही केरला और तमिलनाडु, तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्टर्न थोड़े से पार्ट पर, मेनली इनका डोमिनेंस कहां था? केरल में। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने बता ही दिया कि उदयन क्यों कहते हैं उसको। फिर उदयन का बेटा आया नेदम चेरलादन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उदयन का बेटा कौन है? नेदम चेरलादन। ही एक्चुअली टुक अ टाइटल दैट इज इमाया वरंबम, है ना।
कौन सा टाइटल लिया? इमाया वरम्बम। इसका एक मतलब होता है इमाया वरम्बम का, वन हुज फेम इज एज हाई एज स्काई। ऐसा इंसान जिसका विख्यात बिल्कुल आकाश के जैसा ऊंचा हो, हाई साउंडिंग टाइटल लेते थे, इमाया वरम्बम। ये एग्जाम में आ सकता है, किसका टाइटल है? नेदुम चेरलादन। फिर नेदुम चेरलादन के दो बेटे हैं, वन इज इलांगो एडिगल एंड वन इज सेंगुत्तवन। प्लीज याद रखिएगा, इलांगो ये जो अभी हमने बताया आपको, नेदुम चेरलादन, बस यही याद रखना है मेन तो आपको। नेदुम चेरलादन के दो बेटे हैं, एक इलांगो एडिगल। ये इलांगो एडिगल वही है जिसने कौन सा किताब लिखा है? इसने लिखा है सिलप्पादिकरम, एंड he became an ascetic and he was the brother of the Senguttvan. In some book it is written as Chenkuttvan, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। चेंकुत्तवन भी इसी को कहते हैं, सेंगुत्तवन भी इसी को कहते हैं। इसी को एक नाम और दिया जाता है रेड चेहरा। ये एग्जाम में आ जाता है, सीधा मैं एग्जाम का डिमांड बता रहा हूं। एग्जाम में अगर पूछे हु इज नोन एज रेड चेहरा, सेंगुत्तवन वाज नेम्ड एज रेड चेहरा। जब सेंगुत्तवन राजा था तभी सिलप्पादिकरम लिखा इलांगो एडिगल ने। एंड ही आल्सो मेंशन्ड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंगुत्तवन इन दैट बुक। लोग कहते हैं कि उसने अपने भाई को अमर कर दिया उस किताब से। Silpadikaram is the greatest epic, so it also consists of information related to political aspects of the Senguttvan और रेडचेरा। कहते हैं इसी रेडचेरा ने पट्टिनी कल्ट की शुरुआत की थी, ये भी याद रखिएगा। इसी रेडचेरा ने पट्टिनी कल्ट की शुरुआत की थी। कल्ट मीन्स कल्चर, पट्टिनी मीन्स वर्शिप ऑफ कन्नगी, वर्शिप ऑफ गॉडेस कन्नगी। वो जो भी मैंने कन्नगी देवी जो बताई थी, उनकी जो पूजा होने लगा उसको कहते हैं पट्टिनी कल्ट। कहते हैं कि ही एक्चुअली क्रॉस द गंगा एंड रीच्ड अप टू द हिमालय, और हिमालय से ही ब्रॉट अ स्टोन, और वो पत्थर जो वहां से लाया था उससे इनकी मूर्ति बना के पट्टिनी कल्ट की शुरुआत की। और उस फंक्शंस में बड़े बड़े राजा आए थे, गजबाहु भी आया था जो उस समय श्रीलंका का राजा था। तो इतना आपको इसमें पढ़ना है। एम्बलम, कैपिटल, पोर्ट, ट्रेड किससे चलता था? नेदुम चेरलादन, उदयन और नेदुम के बेटे इलांगो एडिगल और रेडचेरा। रेडचेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में हु स्टार्टेड द पट्टिनी कल्ट तो आपको लिखना है रेडचेरा। ये सेंगुत्तवन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, रेडचेरा कहते हैं, और इसने क्या शुरू किया? पट्टिनी कल्ट। ठीक है, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी कहते हैं इनको, चेस्टिटी मतलब ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, रोमन जो थे जिनसे इनके ट्रेड चलते थे, मैंने पहले ही बताया, इन्होंने रेजिमेंट्स बनाई थी केरला में, और ऑगस्टस का टेम्पल भी यहां पर बना हुआ। कहां पर है वो जगह? मुजरिस, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है मालाबार कोस्ट में, वहां पर ऑगस्टस का टेम्पल भी बना हुआ है ना। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, फिर इसके बाद हिस्ट्री से ये डिसअपियर हो गए रेडचेरा के डेथ के बाद, है ना। उसके बाद तो कहते हैं ना ऑब्सक्योर हो गई इनकी हिस्ट्री। तो ध्यान रखना, जितना आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से छोड़ना मत। कभी कभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ किताब पढ़ के चले जाते हैं। तो सिर्फ हमें ऐसा नहीं करना है कि बस हम बुक पढ़ के और चले गए, है ना। ये ध्यान रखना है, हमें सिर्फ बुक पढ़ के नहीं जाना है, हमें पूरा डिटेल में जितना पढ़ाया गया है उतना तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमने आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा? हमने देखा इंपॉर्टेंट जो आपका पूरा संगम का मीनिंग देखा। संगम कितनी है? 3 संगम हुई है। तीनों की तीनों जो संगम है वो कहाँ हुई है? वो मदुरै तमिलनाडु में हुई है। उनके चेयरमैन देखने हैं, उनकी बुक के बारे में देखने, उनकी थीम के बारे में देखने। फिर आते हैं हम संगम लिटरेचर 11 नंबर के अकॉर्डिंग। उसी में हमें देखना है, एक एक लिटरेचर 3-3 नंबर में आ सकता है, प्रीलिम्स में राइटर आ सकते हैं। तो मेंस कम प्री की जो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है उस पर हमें फोकस करना है। बट संगम एज से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई सा है तो वो लिटरेचर। तोलकप्पियम किसने लिखा, उसकी थीम क्या है? सिलप्पादिकरम किसने लिखा, उसकी थीम क्या है? फिर आपको पढ़ना है तीनों के तीनों पॉलिटिकल डायनेस्टी। तो एक हमने आज कंप्लीट कर लिया है तीनों में से, और वो कौन सा है? चेरा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चोल और पंड्या दोनों को कंप्लीट करेंगे, और साथ में हम इस समय की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन भी देखेंगे। तो इन सेकेंड पार्ट वी विल मेनली फिनिश दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस तरह से हम 2 में पढ़ लेंगे इसको, और फिर एक टॉपिक जो हम बनाएंगे वो इसके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस के ऊपर, और अच्छा हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा एकदम आपको। क्लियर? तो प्लीज, मे बी कि इट कैन बी a new topic to you because mainly we are unaware about the history of the Deccan, and maybe some unique names which I have used, maybe these are new to you, but if you practice well, if you again and again recall these names and try to remember, definitely you will have a good command on the Deccan history as well, because questions are frequently asked from this section. So that's all for today. See you in the next lecture. Thank you so much. Have a great day.